Hello and welcome to IGNOU BAPSH, where I will be discussing BPSC 105. हमने BPSC 105 के 3 यूनिट्स को कवर कर लिया है। आज इसका 4th यूनिट हम करने वाले हैं जो कि है सिस्टम्स अप्रोच। ये इस यूनिट का पार्ट 1 होने वाला है, जिसमें आज हम करेंगे टॉपिक 4.3 के सब टॉपिक्स को और बाकी के बचे हुए टॉपिक्स को हम सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। चलिए इंट्रोडक्शन पे देखते हैं। This unit deals with one of the modern approaches in the study of comparative government and politics, the systems approach. सिस्टम अप्रोच इससे हमें ये पता लग रहा है कि एक ये मॉडर्न अप्रोच है जो कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स को स्टडी करने के लिए बनाई गई है। अब आगे पढ़ते हैं कंपैरेटिव स्टडी में सिस्टम अप्रोच है क्या। इन द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंटिस्ट adopt various approaches and methods for explaining political phenomena. कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्या होता है, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं वो वेरियस अप्रोचेस और मेथड्स का यूज़ करते हैं ताकि वो पॉलिटिकल फिनोमिना को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ और जनरलाइज कंक्लूजन्स को डिराइव कर पाएँ। जो ये अप्रोचेस होती हैं कंपैरेटिव पॉलिटिकल इंक्वायरी में बहुत ब्रॉडली हम क्लासीफाई कर सकते हैं 2 कैटेगरीज में। पहली है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरी मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच ट्रेडिशनल व्यू ऑफ पॉलिटिक्स में ज़्यादा कंसर्न रहती है। इसका एम्फेसिस होता है फॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, स्ट्रक्चर्स और एजेंसी को स्टडी करना जो कि एग्जिस्ट करती हैं डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम में, जैसे कि जुडिशरी, लेजिस्लेचर, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एक्सेट्रा। और जो प्रोपोनेंट्स माने जाते हैं ट्रेडिशनल ग्रुप के जो कि इसे फॉलो करते हैं वो एंशियंट और मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स दोनों माने जाते हैं। एंशियंट की अगर हम बात करें तो एरिस्टोटल, प्लेटो, जेम्स ब्रायस, ये मॉडर्न आ जाते हैं, वॉल्टर एंड हेरल्ड लास्की। जो वेरियस ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं पॉलिटिक्स को स्टडी करने के लिए, उसमें कुछ फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, लीगलिस्टिक और इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेस भी मान ली जाती हैं काम में। अगर हम फिलोसफिकल अप्रोच की देखें तो एडवोकेट की जाती है, मतलब फॉलो की जाती है प्लेटो और एरिस्टोटल के द्वारा। हिस्टोरिकल अप्रोच फॉलो करते हैं मैकियावेली, निकोलो मैकियावेली, सेबाइन, मोंटेस्क्यू, टॉकविल। और लीगलिस्टिक की अगर हम बात करें सिसेरो, जीन बोदिन, थॉमस हॉब्स, जेरेमी बेंथम, जॉन ऑस्टिन एक्सेट्रा। ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती है ये स्ट्रेस करती है वैल्यूज और नॉर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स पर। ट्रेडिशनल अप्रोच एक नैरो अप्रोच मानी जाती है क्योंकि इसमें जो एनालिसिस होता है और जो डिस्क्रिप्शन होता है वो सिर्फ वेस्टर्न पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पर कंसर्न रहता है। मतलब ये सिर्फ वेस्टर्न पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनल सिस्टम्स की स्टडी करती है, उन्हीं पे ही सारा ध्यान लगाती है। और जो थर्ड वर्ल्ड होता है या जो दूसरा वर्ल्ड होता है जहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है उनको स्टडी नहीं करती है। और जो ये अप्रोच थी वो पॉपुलर रही मिड 20th सेंचुरी तक। उसके बाद उसका बैकड्रॉप आ जाता है जब वेरियस मॉडर्न अप्रोचेस पॉलिटिक्स को स्टडी करने के लिए डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं और इनका एम क्या होता है, जो वीकनेस है ट्रेडिशनल अप्रोच की उनको इनहेरेंट करना। जो मॉडर्न अप्रोच होती हैं उसमें बिहेवियरल अप्रोच, पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच, सिस्टम्स अप्रोच, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, कम्युनिकेशन अप्रोच एक्सेट्रा इसमें आते हैं। अब हम बात करते हैं सिस्टम्स अप्रोच की। तो सिस्टम अप्रोच इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स। अब जो सिस्टम अप्रोच है वो इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स की स्टडी करती है जो कि सिस्टम बनाते हैं, एक यूनिट बनाते हैं और एक होल बनाते हैं जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है, जिसमें कुछ इंटरेक्शन भी हमें देखने को मिलता है। अगर आसान डेफिनेशन देखें तो ये है अ सिस्टम इज अ कलेक्टिव a system is a collection of elements that are related to each other by some pattern of behavior and actions. कुछ ऐसे एलिमेंट्स की कलेक्शन जो कि रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से किसी पैटर्न में या कुछ बिहेवियर एक्शंस में। मतलब जो कोई फैक्ट्स है वो कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड होगा दूसरे फैक्ट से, ये एक सिस्टम कहलाता है। अगर हम बात करें जो सिस्टम थ्योरी है उसका एम्फेसिस है आर्टिकुलेशन ऑफ सिस्टम एंड ऑफ इट्स कंपोनेंट्स एंड देयर बिहेवियर बाय मींस ऑफ व्हिच इट कैन मेंटेन इटसेल्फ ओवर टाइम। जो सिस्टम अप्रोच है ये एक एक्सप्रेशन शो करती है उसके कंपोनेंट्स का, उसके बिहेवियर्स का, जिससे ये खुद को मेंटेन करके रखती है। आगे आता है जेनेसिस ऑफ सिस्टम्स अप्रोच। जो जेनेसिस माना जाता है सिस्टम अप्रोच का वो ट्रेस कर सकते हैं हम एक जर्मन बायोलॉजिस्ट लुडविग वॉन बर्टनएल्फी से। ये एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जनरल सिस्टम थ्योरी को। ये बायोलॉजी की स्टडी करते थे
उन्होंने जनरल सिस्टम थ्योरी की बायोलॉजी के कंटेक्स्ट में 1930s में, और इसका जो कंसेप्ट था वो बेस्ड था आइडिया दैट एलिमेंट्स विद इन द ग्रुप आर इन सम वे और द अदर रिलेटेड टू वन अनदर एंड इन टर्न interact with one another on the basis of certain identifiable processes। इनका यह मानना था कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं आइडिया में, वो किसी ना किसी ग्रुप में किसी ना किसी तरह से दूसरे ग्रुप या दूसरे आइडिया से रिलेटेड होते हैं और इंटरैक्ट करते हैं, क्योंकि उनमें कुछ आइडेंटिफिकेशन देखा जा सकता है, उनमें कुछ सिमिलरिटीज देखी जा सकती हैं। और 1960s में हमें क्या देखने को मिलता है, जो सिस्टम थियरी है और जो सिस्टम एनालिसिस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाता है पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने के लिए। और डेविड ईस्टन पहले वो थिंकर बनते हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट बनते हैं, जो कि फॉर्मुलेट करते हैं इस सिस्टम अप्रोच को पॉलिटिकल एनालिसिस में। जब डेविड ईस्टन सिस्टम अप्रोच को अप्लाई करते हैं पॉलिटिकल साइंस की स्टडी में, तो ये आर्ग्यू करते हैं ईच पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल कैनवस डज नॉट स्टैंड अलोन बट इज रिलेटेड टू अदर पार्ट्स। वो ये कहते हैं कि कोई भी कैनवस, पॉलिटिकल कैनवस हो, वो सिर्फ अकेले नहीं रहता, वो किसी ना किसी तरीके से दूसरे पार्ट से भी रिलेटेड रहता है। एंड द ऑपरेशन ऑफ वन पार्ट कैन नॉट बी फुली अंडरस्टूड विदाउट द रेफरेंस टू हाउ द होल सिस्टम ऑपरेट्स। और वो ये भी कहते हैं कि किसी भी चीज़ का अगर हमें ऑपरेशन देखना है, अगर वो वर्क कैसे करता है, उसका रेलेवेंस क्या है, वो तब तक हम अच्छे से नहीं समझ सकते जब तक हम उसका पूरा सिस्टम ना समझ लें कि पूरा सिस्टम ऑपरेट कैसे करता है। आगे आता है हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। सिस्टम अप्रोच के जैसे बाकी जो अप्रोच होती हैं वो भी हिस्ट्री से ही कहीं ना कहीं इवॉल्व होती हैं, वैसे ही सिस्टम अप्रोच है। द सिस्टम अप्रोच लाइक एनी अदर मॉडर्न अप्रोच हैज इवॉल्व इन अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। सिस्टम अप्रोच किसी और मॉडर्न अप्रोच के जैसे ही हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में इवॉल्व हुई है। As the traditional approach to study comparative politics proved futile, the need to understand it in a scientific manner became important। जब ये चीज़ें जो कंपैरेटिव स्टडी को स्टडी करती थी ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ, वो जब इर्रिलेवेंट होने लगी, तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट को ये लगा कि हमारे पास कोई ऐसी अप्रोच नहीं है जो कि साइंटिफिक मैनर में इनको स्टडी कर सके। तो ये सिस्टम अप्रोच जो थी, इसमें सिस्टम्स को स्टडी किया जाता था, अलग अलग फैक्ट्स को दूसरे से रिलेट करके करके स्टडी किया जाता था। तो इससे एक साइंटिफिक मैनर मिलता था, और इसी वजह से जो साइंटिफिक जो सिस्टम अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने लग गई इस टाइम पर, क्योंकि इससे एक साइंटिफिक मैनर में हम पॉलिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं। द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम बिकेम एज टाइम पास्ड ऑन मोर इम्पॉर्टेंट देन द स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस एंड गवर्नमेंट्स। अब जो स्टडी होने लगी वो पॉलिटिकल सिस्टम्स की होने लगी, ना कि कॉन्स्टिट्यूशंस और गवर्नमेंट की या वहाँ के पॉलिटिकल प्रोसेस की। इसको बहुत ही ज़्यादा इंस्ट्रक्टिव बताया गया देन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि इसमें हम हर एस्पेक्ट को कवर करते हैं। कोई फैक्ट या कोई आइडेंटिफिकेशन जो दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक्ड है, रिलेटेड है, उसमें इसको स्टडी किया जाता है एक साइंटिफिक मैनर में। इसलिए इसे इस इस अप्रोच को इंस्ट्रक्टिव कहा जाता है देन दी स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में हम कोई इंटर रिलेशन नहीं देखते हैं। इसमें बस दूसरों पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी की जाती है और उनके डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है, जो सिस्टम अप्रोच में नहीं किया जाता। इसमें हर एक फैक्ट को कहीं ना कहीं से रिलेट किया जाता है और उससे साइंटिफिक मैनर में स्टडी की जाती है। The introduction of system analysis, like other modern approaches in comparative politics, by the writers Easton, Almond, and Kaplan, was in effect a reaction against the traditional tendency of undimensionalism, undimensionalization। जो ईस्टर्न, आलमंड और कैपलन जैसे जो राइटर्स हैं, वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में ये बोलते हैं कि जो सिस्टम्स का एनालिसिस है वो इन मॉडर्न अप्रोच से अलग है। एक जो पहले ट्रेडिशनल टेंडेंसी होती थी यूनिडायमेंशनलाइजेशन की, वो इसमें नहीं देखी जाती। मतलब यूनिडायमेंशनल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेडिशनल अप्रोच रहती थी वो एक सिंगल डायमेंशन को स्टडी करती थी। जो होता था वेस्टर्न यूरोप के पार्ट जो होते थे वो सिर्फ उनके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को स्टडी करती थी। The system approach is one of the modern approach that help to understand political activity and political behavior more clearly than before।
जो सिस्टम अप्रोच है वो एक ऐसी मॉडर्न अप्रोच है जिससे हमें ये हेल्प मिलती है अंडरस्टैंड करने में कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है और जो पॉलिटिकल बिहेवियर है वो काम कैसे करते हैं। इससे पहले जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस होती थी वो सिर्फ वेस्ट को फेवर करती थी। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होती थी वो हमेशा नेग्लेक्टेड रहती थी। इस सिस्टम्स अप्रोच से क्या हुआ, सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और पॉलिटिकल बिहेवियर को हम क्लियरली स्टडी कर पाते हैं जो कि हम ट्रेडिशनल अप्रोचेस में नहीं कर सकते थे। आगे आता है जनरल सिस्टम्स थियरी एंड सिस्टम्स थियरी। कुछ डिस्टिंक्शन बनाए जाते हैं जनरल सिस्टम्स और सिस्टम थियरी के बीच में। जो जनरल सिस्टम थ्योरी होती है वो इम्प्रेशन देती है किसी एक सिस्टम का जो कि इंटीग्रेटेड। वो मानती है कि जो एक सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, जैसे ह्यूमन बॉडी में अलग अलग पार्ट्स एक दूसरे से इंटीग्रेटेड होते हैं वैसे ही इस सिस्टम में होता है। कोई ना कोई फैक्ट दूसरे फैक्ट से कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टेंस में है वो इंटरलेटेड होगा। The system theory advocates organized unity of system, whereas the system theory speaks of unity in diversity. जो जनरल सिस्टम थ्योरी है वो एडवोकेट करती है ऑर्गेनाइज्ड यूनिटी ऑफ सिस्टम्स की, जिसमें जो सिस्टम है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में रहे और यूनाइटेड रहे। पर जो सिस्टम्स थ्योरी है वो कहती है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, मतलब यूनिटी तो रहे और डाइवर्स फैक्ट्स के साथ रहे, अलग अलग फैक्ट्स एक दूसरे से इंटरलेटेड हों। दिस इज द रीजन दैट द जनरल सिस्टम थियरी हैज़ बीन रेयरली अप्लाइड। इसी वजह से जो जनरल सिस्टम थियरी होती है वो बहुत ही रेयरली अप्लाई की जाती है किसी पोटेंशियल और सोशल फिनोमिना के एनालिसिस में। वाइल जो सिस्टम थियरी होती है वो सक्सेसफुली अप्लाई की जाती है हर पॉलिटिकल एनालिसिस में, क्योंकि इसमें साइंटिफिक मैनर में पॉलिटिकल एनालिसिस को स्टडी कर सकते हैं। Systems theory not only represent a step away from the general theory approach but explains why such efforts are likely to fail. सिस्टम थ्योरी हमें ये बताती है कि जनरल थ्योरी के जो एफर्ट्स हैं वो फेल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये जनरल थ्योरी अप्रोच है वो यूनाइट करके रखती है और एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में ये मानती है कि फैक्ट्स को रखना चाहिए, पर ये फेल हो जाता है आगे। इसीलिए जो सिस्टम थ्योरी है वो ये बताती है कि जो एफर्ट्स किए जाते हैं जनरल सिस्टम थ्योरी में वो फेल क्यों होते हैं। Thus, the correct application of system approach to politics would involve a move away from general theory toward the comparative theory. आगे आता है सिस्टम्स एनालिसिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। जो सिस्टम एनालिसिस है वो एक सिस्टम को इम्प्लाई करता है एज अ सेट ऑफ इंटरेक्शंस अकॉर्डिंग टू ORM। इट इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स टुगेदर विद रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड बिटवीन देयर एट्रीब्यूट्स। जो सिस्टम एनालिसिस है वो इम्प्लाई करता है एक सेट ऑफ इंटरेक्शंस पे। एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है जो है ORM, वो ये कहते हैं कि जो सिस्टम एनालिसिस है वो एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जो कि रिलेशनशिप बना के रखते हैं ऑब्जेक्ट्स और उनके बीच में होने वाले एट्रीब्यूट्स के बीच में। A system analyst perceives interrelated and a web-like objects and looks for ever-existing relationship among them. जो एक सिस्टम एनालिस्ट होता है जो इसको स्टडी करता है सिस्टम अप्रोच को, वो इंटरलेटेड होता है एक वेब लाइक ऑब्जेक्ट्स में जो कि एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के बीच में होता है। ORM हैज एडवोकेटेड फॉर एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप अमंग द ऑब्जेक्टिव्स। जो ORM है वो ये एडवोकेट करते हैं एक रिलेशनशिप के बारे में जो कि इंटरैक्ट करती है ऑब्जेक्ट्स और उनके एट्रीब्यूट्स के बीच में। हिज मेन कंसर्न्स आर, उनके कुछ मेन कंसर्न्स हैं, टू एम्फेसाइज द पैटर्न बिहेवियर अमंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सिस्टम। जो ऑब्जेक्ट्स हैं सिस्टम में उनका एक पैटर्न में होना ज़रूरी है ताकि उनके रिलेशनशिप को अच्छे से स्टडी किया जा सके। टू एक्सप्लेन द इंटरेक्टिव बिहेवियर अमंग देम, उनका बिहेवियर कैसा इंटरेक्ट करते समय वो इनके कुछ कंसर्न्स रहे हैं। और लास्टली टू सर्च फॉर फैक्टर्स दैट हेल्प टू मेंटेन द सिस्टम, कुछ ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से हम जो सिस्टम है उसको अच्छे से मेंटेन करके रख सकते हैं। सिस्टम इम्प्लाइज persisting relationships demonstrating behavioral patterns among its numerous parts, say objects or entities. A system that constitutes an element of a larger system called a subsystem. एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक एलिमेंट होता है लार्जर सिस्टम का उसे हम सबसिस्टम कहते हैं। द सेटिंग विद इन विच अ सिस्टम अकर्स और वर्क्स इज कॉल्ड अ इन्वायरमेंट। और ऐसी सेटिंग में जिसमें सिस्टम वर्क करता है या अकर होता है उसे इन्वायरमेंट कहते हैं।
The line separates the system from from its environment is called its boundary. जो लाइन सिस्टम और एनवायरनमेंट को सेपरेट करती है उसे बाउंड्री कहा जाता है। ये आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे है सिस्टम अप्रोचेस, कंसर्न्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सिस्टम एनालिसिस इज कंसर्न्ड विद दिस सर्टेन ऑब्जेक्टिव। सिस्टम एनालिसिस के कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसका जो मेन कंसर्न है वो है मेंटेनेंस ऑफ सिस्टम और उसकी इंटीग्रिटी। अगर मेंटेन्ड सिस्टम नहीं हो, कोई ना कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैलेगी। अगर वो इंटीग्रेटेड नहीं होगा तो जो सिस्टम है वो सही से वर्क नहीं कर पाएगा। अकॉर्डिंग टू वेल्च, इट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम एबिलिटी टू मेंटेन ऑर्डर। वेल्च के अकॉर्डिंग जो सिस्टम की एबिलिटी है मेंटेन ऑर्डर, ऑर्डर को मेंटेन करने की, वो बहुत ही ज़रूरी मानी जाती है। The second concern of the system approach is that how to that how the system meets the challenge for change of its environment. दूसरा कंसर्न जो माना जाता है सिस्टम अप्रोच का, वो ये माना जाता है कि जो सिस्टम है वो इन्वायरमेंट में जो चेंज हो रहा है उस चैलेंज को कैसे मीट करता है, उससे कैसे सामना करता है। ये इसका दूसरा कंसर्न माना जाता है। जो सिस्टम अप्रोच है ये आइडेंटिफाई करती है कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द सिस्टम्स नेसेसिटी of responding to the changes and already engineered changes as provided by the environment. ये सिस्टम अप्रोच है ये आइडेंटिफाई करती है कि सिस्टम और जो इन्वायरमेंट है उसमें रिलेशनशिप कैसा है, उनमें क्या कन्फ्लिक्ट है, कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से कन्फ्लिक्ट है, और कुछ ऐसे चेंजेस जो कि इन्वायरमेंट के साथ ऑलरेडी सिस्टम अप्रोच ने अडॉप्ट कर लिए हैं, जिससे हम जो कन्फ्लिक्ट है उसकी कैपेसिटी को रिमूव कर सकते हैं। जो थर्ड ऑब्जेक्टिव आता है सिस्टम अप्रोच का वो है इट गिव्स इम्पोर्टेंस टू द goal realization as the central aspect of the system. No system can exist over a substantial period without articulating, determining, and pursuing some specific identifiable goals. तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये इम्पोर्टेंस देता है गोल रियलाइजेशन को, जिसमें हम गोल को रियलाइज करें, उस हिसाब से अपने सिस्टम को बनाएं ताकि जो सिस्टम है वो अच्छे से वर्क कर पाए और मेंटेन रहे। यही इसका सेंट्रल एस्पेक्ट माना जाता है। कोई भी सिस्टम सब्सटेंशियल पीरियड के लिए एग्जिस्ट नहीं कर सकता तब तक जब तक उसमें कोई एक्सप्रेशन ना हो, कोई डिटर्मिनेशन की टेक्निक ना हो, कोई स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल गोल्स ना हो। क्योंकि अगर गोल्स सेट नहीं है तो कोई भी चीज़ सिस्टम से नहीं चल सकती, कोई भी सिस्टम एस्टेब्लिश ही नहीं हो सकता। तो रिवाइज करते हैं हम तीनों ऑब्जेक्टिव्स को। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि इसकी जो सिस्टम है उसकी इंटीग्रिटी बनी रहनी चाहिए, इसका मेंटेनेंस होना चाहिए। दूसरा है जो इन्वायरमेंट में चैलेंजेस आ रहे हैं उससे जो सिस्टम अप्रोच है वो मीट कैसे करती है, उसको कोप कैसे करती है। तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि गोल रियलाइजेशन, अपने गोल को रियलाइज करें ताकि जो सिस्टम है वो अच्छे से मेंटेन रहे, वेल मेंटेन रहे, उसकी जो इंटीग्रिटी है वो बनी रहे। और इसी वजह से ये कहा जाता है कि जो सिस्टम है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता जब तक उसमें आर्टिकुलेशन ना हो, मतलब कोई एक्सप्रेशन ना हो, कोई डिटर्मिनेशन की टेक्निक ना हो, कोई स्पेसिफिक आइडेंटिफाई गोल्स को जब तक वो परस्यू ना कर ले तब तक जो सिस्टम है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्योंकि यही इसका एक सेंट्रल एस्पेक्ट भी है। अगर गोल्स को कोई सेट नहीं करता है तो वो सिस्टम से कभी नहीं चल सकता। इसलिए गोल सेट करना बहुत ही ज़रूरी है इस सिस्टम्स अप्रोच में। तो ये इस वीडियो का पार्ट 1 था। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ दिस सिस्टम एनालिसिस। थैंक यू सो मच वंस अगेन।